Good morning, everyone. So we were discussing the chapter breathing and exchange of gases. लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा डिस्कस कर लिया था एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द रेस्पिरेटरी बेड. जो नेक्स्ट टॉपिक हमने जस्ट स्टार्ट ही किया था अभी वो था पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी. मैंने आपको समझाया था कि एक छोटा सा सेटअप आता है, एक मशीन आती है जिसे हम स्पाइरोमीटर कहते हैं. उसके अंदर एक नॉर्मल इंसान सांस लेता है तो वो कितना इनहेल कर रहा है, कितना एक्सहेल कर रहा है और कितना लंग्स में स्टोर कर पा रहा है, उन सब को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लंग का इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और स्टोरेज का कितना कैपेसिटी है. जब हम एक नॉर्मल इंसान के ऐसे रिकॉर्डिंग्स रख लेते हैं तो हमें जिस इंसान का टेस्ट करना है कि हो सकता है इसके लंग्स में कुछ कैपेसिटी डिक्रीज हो गई है, इसका ब्रीदिंग पावर कम हो रहा है, तो उसको एनालिसिस करने में हेल्प करेगा. लास्ट क्लास में हमने जस्ट ये टॉपिक अभी शुरू ही किया था, इसको हमें डिटेल में समझना है. तो वही जो लास्ट में मैं ग्राफ बना रही थी उसी को मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूँ. तो देखना आप लोग आपके नोट्स में हमने कुछ इस तरह से बनाया था. देखो, याद करो, हमने इस तरह से ग्राफ बनाया था जिसके अंदर हमने कहा कि ये नंबर 1 है टीवी. मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, हमने नंबर 1 पढ़ा था टाइडल वॉल्यूम इक्वल टू 500 ml ऑफ एयर या 0.5 लीटर. इसमें मैं आपको क्या समझा के गई थी कि हम 500 ml एयर नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन में पहले इनहेल करते हैं, एक्सचेंज करवाते हैं और फिर वो पूरा वॉल्यूम एक्सहेल आउट कर देते हैं. सो टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ एयर था दैट अ नॉर्मल पर्सन ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट विद ईच नॉर्मल ब्रेथ. जो नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है, जो इस समय मैं कर रही हूँ, आप लोग कर रहे हैं, वो सारी ब्रीदिंग इनवॉलेंट्री होती है. हमें नहीं पता वो कैसे हो रही है, हम उसमें कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं. तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग है वो इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग है. इस समय मैं 1 मिनट में ऑन एवरेज 14 टाइम्स ब्रीथ कर रही होंगी. उन 14 टाइम्स में हर ब्रेथ में मैं 500 ml एयर अंदर लेती हूँ. 500 में से 150 मेरे पैसेज में रह जाती है. 350 ml मेरे एल्वेलाई तक पहुंचती है, जिसे मैं फंक्शनल वॉल्यूम कहती हूँ. एल्वेलाई में जाकर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. ब्लड को O2 दिया, CO2 लिया और सिर्फ अकेला कोई गैस नहीं है, हमारी बॉडी में कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस रहेगा. क्यों रहेगा, अभी ये सब आपको धीरे धीरे समझाऊंगी. जो एक्सचेंज होना था हो गया. उसके बाद 350 ml एल्वेलाई वाली, 150 जो बीच में ट्रैप्ड थी, वो पूरा का पूरा टोटल 500 ml एक्सहेल हो जाएगा. फिर इतनी देर में अगली ब्रेथ आ जाएगी. तो वो जो बीच में रेस्पिरेटरी पैसेज में फंसा था उसको हमने डेड स्पेस वॉल्यूम कहा था, क्योंकि उसने एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया ही नहीं, वो एल्वेलाई तक तो पहुंचा ही नहीं. लेकिन ये बात पक्की है कि उस 150 ml का रेस्पिरेटरी पैसेज में रुकना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल सब कोलैप्स हो जाएगा विदाउट एयर. कार्टिलेज की रिंग्स हैं, स्मूथ मसल रिंग्स हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि इन बिटवीन ब्रेथ सपोर्ट कर सकें. बिना हवा के हमारा पैसेज खुला हुआ नहीं रहेगा, कोलैप्स हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमने नंबर 1 पढ़ा था टाइडल वॉल्यूम, टीवी. फिर मैंने नंबर 2 बताया था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मैंने यहाँ मार्क किया था. ध्यान से देखते जाना, मैं फिर से बता रही हूँ,
क्योंकि हमको सब चीजें रिलेट करनी है। IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका मतलब था कि मैं नॉर्मल इनहेलेशन के बाद, नॉर्मल ब्रेथ के बाद अगर फोर्सफुली ये करके कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल कर रही हूँ तो उसे IRV कहते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो क्या कहा था मैंने? इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन इनहेल फोर्सफुली, या मैं ऐसे कहूँ, इट इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन बाय फोर्सफुल ब्रीदिंग। एक ही बात है। तो IRV का डेफिनेशन आपने लिखा, इट इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट वी इनहेल बाय फोर्सफुल ब्रीदिंग। और ये फोर्सफुल ब्रीदिंग देख रहे हो, वॉलेंट्री हुई। अगर मैं अभी आप सबसे कहूँ सब लोग फोर्सफुली इनहेल करो, जबरदस्ती मेरे कहने से इनहेलेशन शो करो, तो करोगे ना सब लोग? तो आप लोगों ने मेरे कहने से अपनी मर्जी से वॉलेंट्री ब्रीदिंग कर लिया। तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग था वो इनवॉलेंट्री था, और जो फोर्सफुल है वो कैसा है? वॉलेंट्री। ठीक है, तो अभी हमने बस ये दो वॉल्यूम्स का डेफिनेशन लिखा था लास्ट तक। अब तीसरा सुनो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV इक्वल टू 1 से 1.1 लीटर। अब मेरे ख्याल आप समझना शुरू हो गए हो ग्राफ को। ये वाला जो वॉल्यूम है इसे कहते हैं ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब रटना नहीं है, खुद आप समझ गए हो डेफिनेशन क्या है। ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो मैं फोर्सफुली एक्सेल आउट कर सकती हूँ, और हर सिचुएशन में ऑब्वियस है कि नॉर्मल ब्रीदिंग इनवॉलेंट्री होती है, उसे नहीं रोक रहे, उसके ऊपर जाके एडिशनली मैं फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रही हूँ। तो हमेशा मान के चलना है कि नॉर्मल ब्रेथ हमारे हाथ में है ही नहीं, जब तक जिंदा है वो तो चल ही रहा है। ये जो ऊपर नीचे हम जा रहे हैं ये फोर्सफुल कंडीशन है। ठीक है, तो लिखेंगे ERV का डेफिनेशन, फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिखा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इट इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर it is the additional volume of air that we can exhale out by forceful breathing. It is the additional volume of air that we can exhale out by forceful breathing. ठीक है, तो देख रहे हो IRV था 2.5 से 3 लीटर और ERV है 1 से 1.1 लीटर। अब जरा ये देखो मैं क्या मार्क कर रही हूँ। ध्यान से देखना पहले। ये मैंने मार्क किया IC, ये मार्क किया EC। तो ये है नंबर 4, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी EC, सॉरी IC, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी कि IC। अब आप लोग मुझे खुद ही पूरा डेफिनेशन बना करके बता सकते हो। मैंने इसमें IRV को लिया है और TV को लिया है। तो देखो मैं क्या लिख रही हूँ, IC इक्वल टू
टीवी प्लस IRV। ध्यान से देखो, IC इक्वल टू टीवी प्लस IRV। तो जो बात मैं अभी बार बार कह रही थी कि नॉर्मल ब्रेथ तो हर वक्त चलते ही रहेगा, तो जो आपने नॉर्मली इनहेल किया वो क्या है, टीवी। जो आपने एडिशनली इनहेल किया वो क्या है, IRV। और इन दोनों का टोटल कर दो तो बन जाती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो मैं कहूँ द मैक्सिमम और द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर which a person can inhale is called inspiratory capacity। क्या कहा मैंने, the total or maximum volume of air that a person can inhale is called IC। सबसे पहले इंसान नॉर्मल इनहेलेशन करेगा, टीवी आएगा, फिर फोर्सफुल इनहेलेशन करेगा, IRV आएगा, और दोनों का टोटल क्या है, IC। तो लिखेंगे डेफिनेशन, इट इज द मैक्सिमम और टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन इनहेल। अब इसमें ऐड करेंगे, टीवी क्या है, 0.5 लीटर, IRV क्या है, 2.5 से 3 लीटर। इसको ऐड कर दोगे, 3 से 3.5 लीटर। ये सब चीजें बॉक्सेस में डालते जाना, हमें ये सब वॉल्यूम्स याद रखने हैं। ये था ERV, ये हमने निकाला IC, और अब हम समझ गए हैं कि ये बस मैक्सिमा है हमारा। अब इसमें हमने नॉर्मल भी कर लिया, हमने इसमें फोर्सफुल भी कर लिया, इसके ऊपर इनहेलेशन होना पॉसिबल नहीं है। ये हमारे लंग्स का मैक्सिमम इनहेलेशन कैपेसिटी है। ठीक है, ये ऐड करते जाना है साथ साथ। अब जरा नंबर 5 देखो। नंबर 5, अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद डेफिनेशन फ्रेम करते जाओ, जरूरत नहीं है रटने की। नंबर 5 में मैंने लिखा है EC, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब आप समझ गए, ये टोटल या मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर है जो हम एक्सेल आउट कर सकते हैं। इसमें मैं पहले क्या एक्सेल करूंगी, नॉर्मल वाला वॉल्यूम यानी कि टीवी, और फिर एडिशनल वाला वॉल्यूम ERV, सॉरी हाँ ERV। तो देखो, इसी को मैं चेंज कर रही हूँ। नंबर 5, सब चीजें मैं उसके रिलेशन में लिखते जा रही हूँ। नंबर 5 है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यानी कि EC। EC इक्वल टू टीवी प्लस ERV। तो इसका डेफिनेशन आप लिख लोगे, इट इज द मैक्सिमम और टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, it is the maximum or total volume of air that can be exhaled out from lungs. It is the total or maximum volume of air that can be exhaled out from lung, that can be exhaled out from lung। ऐड करेंगे, टीवी कितना है, 0.5 लीटर, ERV कितना है, अभी लिखा था हमने 1 से 1.1 लीटर। जैसे रेंज में आता है वैसे ही ऐड कर दो, 1 प्लस 0.5 यानी कि 1.5, और इनको ऐड करा तो 1.6।
तो EC comes out to be 1.5 से 1.6 लीटर। ठीक है, तो ये हमने इस डायग्राम के थ्रू इस पूरे चार्ट के 5 डेफिनेशंस को समझ लिया। अब नंबर 6 देखो मैं कैसे मार्क कर रही हूँ। नंबर 6, रेजिडुअल वॉल्यूम RV। रेजिडुअल वॉल्यूम RV। अब देख रहे हो, हमने तो कहा था कि हमने मोस्ट फोर्सफुल एक्सेलेशन किया, पूरा जोर लगा के एक्सेल आउट किया, और टोटल जो एक्सेलेशन कर पाए वो EC था। लेकिन उसके बाद भी जो लंग्स में भरा रह गई हवा और नहीं निकली, उसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। डेफिनेशन सुनना, इट इज दैट वॉल्यूम ऑफ एयर विच remains in lungs even after most forceful exhalation। पूरी ताकत लगा करके हमने एक्सेल आउट किया, फोर्सफुली भी कर लिया, नॉर्मल तो खुद ही होता है, हमने फोर्स भी लगा लिया, उसके बाद भी जो हवा लंग्स में नहीं छोड़ी, कहा ये तो ऐसा वॉल्यूम है कि कुछ भी ताकत लगा लो बाहर आने ही नहीं दूंगा, उस वॉल्यूम को RV कहते हैं। क्यों है ये वॉल्यूम? इसने कहा अगर मैंने पूरी ताकत लगाकर सब हवा छोड़ दी तो जो मेरे 300 मिलियन एल्वेलाई हैं वो सब एल्वेलाई कोलैप्स कर जाएंगे, उनमें थोड़ी थोड़ी सी हवा हर वक्त रखनी पड़ती है। तो RV का फायदा है, इट इज प्रिवेंटिंग द कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई। तो अगर कल को किसी के लंग्स में RV खत्म हो गया तो उसके एल्वेलाई कोलैप्स हो जाएंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस रुक जाएगा, रिजल्टिंग इन डेथ। तो हम हद करके जितनी मर्जी कोशिश करके भी जो एक्सेल आउट कर सकते हैं वो सिर्फ EC है, उसके बाद कुछ नहीं। और EC में भी जो अपने हाथ में है एक्सेल आउट करना फोर्सफुली, वो ERV है, और जो अपने हाथ में है ही नहीं वो TV है। तो एडिशनली फोर्सफुली सिर्फ ये हो सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे, यहाँ मार्क करते जाएंगे। RV का डेफिनेशन, RV, it is the volume of air, it is the volume of air that remains in our lungs, it is the volume of air that remains in our lungs even after most forceful exhalation. It is the volume of air that remains in our lungs. It is the volume of air that remains in our lungs even after most forceful exhalation. यहाँ पर स्टार लगा के लिखना। This volume of air prevents collapse of alveoli. Important point. This volume of air prevents collapse of alveoli. तो लिख दो इसके नीचे RV इक्वल टू 1.1 से 1.2 लीटर।
लिख देंगे, फिर से बॉक्स में डालेंगे। पहले लिखोगे स्टार लगा के, दिस वॉल्यूम ऑफ एयर प्रिवेंट्स कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई, और टोटल वॉल्यूम कितना है 1.1 से 1.2 लीटर। ठीक है, अब अगला मार्क कर रही हूँ, ये मुझे बताना क्या लग रहा है। नंबर 7, functional residual capacity, FRC, functional residual capacity, FRC। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओ, इस समय आप और मैं नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं या फोर्सफुल? कुछ भी हम एफर्ट नहीं डाल रहे, तो नॉर्मली चल रही होगी। अब इस नॉर्मल एक्सलेशन के बाद, नॉर्मल इनहेल एक्सहेल यानी कि टीवी के बाद, हमारे लंग्स ने दो तरह का बैकअप क्रिएट किया है। एक बैकअप ऐसा है जो जरूरत पड़ने पर लंग्स छोड़ देगा कि ठीक है मैंने तेरे लिए ही रखा था, काम पड़ने पे तेरे को दे रहा हूँ। लेकिन एक बैकअप ऐसा है जो लंग्स ने कहा ये हर वक्त मेरे पास रहेगा, कुछ भी कर ले ये बाहर नहीं आने वाला। तो जो लंग्स ने एज अ बैकअप रखा है लेकिन आगे जाकर दे भी सकता है, वो बैकअप ERV था। और जो बैकअप ऐसा है कि बस अब रख लिया, अब नहीं बाहर आने वाला, वो क्या है? RV। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी वो वॉल्यूम है जो इस समय आपके और मेरे लंग्स में स्टोर्ड है, हम सबके। इसमें से जो वॉल्यूम आप एक्सहेल आउट करोगे, मैं अभी आपसे कहूँ फोर्सफुल एक्सहेलेशन करो, तो आप फोर्सफुली एक्सहेल करोगे, तो जो आप मेरे कहने से एक्सहेल आउट कर दोगे वो क्या होगा? ERV। और मैं आपसे कहूंगी और फोर्स लगाओ, और एफर्ट डालो, और देखो एयर निकल सकती है या नहीं, तो एक लेवल के बाद कहोगे आप कि मैम अब नहीं हो रहा ये फोर्स, ये एफर्ट का कोई फायदा ही नहीं लग रहा, क्योंकि अब सिर्फ क्या बचा है? RV। तो लंग्स ने दो तरह के बैकअप रखे हैं, एक देने वाला, एक ना देने वाला, और इस टोटल बैकअप का नाम क्या है? FRC। तो नॉर्मल लाइफस्टाइल में ये देखो, अपना काम बस यहाँ तक चल रहा है, इस वाले पैसेज में चल रहा है। अगर इसके नीचे देखें तो सब स्टोर्ड है, इसके बाद फोर्सफुल किया तो यहाँ तक चल जाएगा, लेकिन उसके नीचे तक नहीं जाने वाला। तो अगर आपसे कोई कहे कि मैंने आपका नाक और मुंह बंद कर दिया है, तो आप कहोगे कि हाँ कर दे, मैं थोड़ी देर होल्ड कर लेता हूँ, कुछ सेकंड के लिए ब्रेथ। तो वो जो आपने कुछ सेकंड के लिए ब्रेथ होल्ड करके भी अपना काम चला लिया ना, वो इसीलिए ही चला लिया क्योंकि आपके पास FRC है। इतनी हवा जो लंग्स में थी वही एक्सचेंज में इन्वॉल्व हो गई, लेकिन जैसे मैंने आपका नाक और मुंह छोड़ा, आप एकदम से ऐसे ऐसे करते हो ना, कि अब आप एक बार फोर्सफुल करोगे फिर से और तुरंत ये सारा एक्सचेंज कर लोगे। तो ये वाला फिर से आप रीजनरेट कर लोगे और फिर से FRC बना के रख लोगे कि कल को कोई स्मेल आ गई या कुछ हो गया, कुछ सेकंड के लिए मेरा दम घुट गया, सांस रुक गई, तो मैं अपना काम चला सकूं। ठीक है, तो लिखो जरा FRC का डेफिनेशन। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर, it is the volume of air that remains stored in lungs. It is the volume of air that remains stored in lungs, comma, after normal exhalation. It is the volume of air that remains stored in lungs, comma, after normal exhalation. ठीक है,
अब ऐड करके देखो खुद से, इतनी मैथ्स तो कर सकते हो। FRC इक्वल टू ERV प्लस RV। ERV कितना है देखो, कॉपी में आपने लिखा है 1 से 1.1 लीटर। RV मैंने अभी बताया 1.1 से 1.2 लीटर। लोअर वाले को लोअर वाले से ऐड कर दो, अपर वैल्यू को अपर वैल्यू से, तो 1 प्लस 1.1 हो गया 2.1। ये दोनों को ऐड करा 2.3 लीटर, तो ये हो गया FRC। 2.1 से 2.3 लीटर। टू पॉइंट वन से 2.3 लीटर। सब लोग ऐड करके खुद भी चेक करेंगे, सिंपल एडिशंस करने हैं सिर्फ। तो हमने 7 नंबर तक समझ लिया फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी 2.1 से 2.3 लीटर। इसको मैं रब कर रही हूँ। नंबर 8 लिखेंगे वाइटल कैपेसिटी VC। वाइटल कैपेसिटी देखो जरा, मैंने कहां से कहां तक मार्क किया, यहां से लेकर के यहां तक मैंने VC मार्क किया है, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो देखो जरा यहां पर वाइटल कैपेसिटी VC का मतलब है जो टोटल या मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स इनहेल या एक्सहेल कर सकते हैं, जिसमें से जो नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन है वो है TV, फोर्सफुल इनहेलेशन है IRV और फोर्सफुल एक्सहेलेशन है ERV। ध्यान से सुनना, VC को मैं लिख रही हूं TV प्लस IRV प्लस ERV। अक्सर सब बच्चों के दिमाग में आता है कि हमने टीवी को एक ही बार क्यों लिया। हम यहाँ एक नॉर्मल ब्रेथ के बाद एक फोर्सफुल ब्रेथ ले रहे हैं। नॉर्मल ब्रेथ में इस समय टीवी हो गया, फिर मैंने ये किया, टीवी तो हो ही गया था ना, उसके बाद जो मैंने इनहेल किया वो IRV है और जो मैंने एक्सहेल किया वो ERV है। तो जो टोटल वॉल्यूम, टोटल मैक्सिमम मैं लंग्स में इनहेल एक्सहेल कर सकती हूँ, उसी को हम VC कहते हैं। और इससे पहले मान के चलना है, ऑब्वियस है कि नॉर्मल ब्रेथ तो हो ही रहा होगा। ठीक है, देखो इसे, वाइटल कैपेसिटी डेफिनेशन लिखो पहले, इट इज द टोटल और maximum volume of air. It is the total or maximum volume of air that a person can inhale and exhale. It is the total or
maximum volume of air that a person can inhale or exhale. Total or maximum volume of air that a person can inhale or exhale. लिखो, ऐसे लिखो पहले, टीवी प्लस IRV प्लस ERV. अब देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, टीवी प्लस IRV मतलब IC प्लस ERV, इन दोनों को ऐड कर दिया और साथ में ये लिख दिया. या ऐसे लिख सकती हूँ, IRV प्लस EC यानी कि टीवी प्लस ERV. तो या तो मैंने इसको इन दोनों को ऐड करके प्लस ERV लिख दिया, या इसको और इसको ऐड करके EC लिख दिया और साथ में IRV लिख दिया. बात एक ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे. तो पेपर में आपको बस ये कैलकुलेट करना है कि अल्टीमेटली डेफिनेशन में ये आना चाहिए. ठीक है, अब जरा ऐड करो, आप ही लोग ऐड करोगे. VC इक्वल टू TV 0.5, IRV 2.5 से 3 प्लस ERV 1 से 1.1. सब लोग ऐड करके खुद लिखेंगे यहाँ पर क्या वॉल्यूम आ रहा है. पहले 0.5 के साथ लोअर वैल्यूज को ऐड करो, 2.5 प्लस 1 प्लस 0.5, और फिर अपर वैल्यूज को ऐड करो. ठीक है, तो इसका टोटल करके आप लिख लेंगे कि वो है VC. सिंपल एडिशन है ये, मैं छोड़ रही हूँ, आप खुद लिख लोगे. ठीक है, तो मेन चीज ये है कि VC का टोटल, या हम जो टोटल मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कहते हैं, जो हमारे लंग्स में स्टोर किया, लंग्स में स्टोर नहीं, सिर्फ इनहेल और एक्सहेल किया जा सकता है. और एक बात याद रखनी है, स्टैमिना ट्रेनिंग से, यानी कि एंड्योरेंस बिल्डिंग करता है जो एथलीट्स होते हैं खासकर, वो ऐसा नहीं कि ओलंपिक 4 साल में होना है तो कहता है चलो मैं 3 साल तो सोऊंगा, आखिरी में उठ करके दौड़ लूंगा. उनको अपना स्टैमिना ट्रेनिंग जिंदगी भर मेंटेन करके रखना पड़ता है. उसके लिए वो बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं. तो वाइटल कैपेसिटी ऑफ एन एथलीट इज मोर दैन अ नॉर्मल पर्सन. एथलीट्स का ये जो टोटल आएगा वाइटल कैपेसिटी का, ये ज़्यादा होता है एज कंपेयर्ड टू a normal individual. लिखोगे यहाँ स्टार लगा के. This vital capacity is more. This vital capacity is more for an athlete, as compared to a normal individual. As compared to a normal individual. तो आई होप आपने VC कैलकुलेट कर लिया होगा. 2.5 प्लस 1 3.5 प्लस 0.5 4.0 से 3 और 1.1 4.1 प्लस 0.5 4.6 लीटर. बॉक्स में डालेंगे. रिपीट कर रही हूँ, वाइटल कैपेसिटी इज मोर ऑफ एथलीट्स एज कंपेयर्ड टू नॉर्मल इंडिविजुअल. ये हुआ नंबर 8. अब लिख रही हूँ नंबर 9. टोटल लंग कैपेसिटी TLC
वो चार्ट देखो, नंबर 9 मैंने मार्क किया है टोटल लंग कैपेसिटी। तो देखो, जब मैं वीसी बता रही थी तो मैं सिर्फ एक्सचेंज वाले वॉल्यूम पे ध्यान दे रही थी, स्टोरेज वाला काम भूल गई थी। तो अब मैं कहूंगी टोटल लंग कैपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट वी कैन इन्वॉल्व इन एक्सचेंज एज वेल एज स्टोरेज इन लंग। जितना मैक्सिमम वॉल्यूम लगने का इनहेल कर लो, एक्सहेल कर लो, स्टोर कर लो, इसके ऊपर मैं और कुछ नहीं करूंगा। उस टोटल वॉल्यूम को कहते हैं टीएलसी। देख रहे हो, सब कुछ ऐड हो गया इसके अंदर। तो मैं सीधी भाषा में कहूं, टीएलसी इक्वल टू वीसी प्लस आरवी। तो लिखो, पहले लिखो डेफिनेशन टोटल लंग कैपेसिटी का। इट इज द total volume of air. It is the total volume of air that our lungs can inhale, comma, exhale or can store. It is the total volume of air that our lungs can inhale, comma, exhale और स्टोर। लिखो इसके नीचे TLC इक्वल टू VC प्लस RV। VC कितना निकाला अभी हमने, 4 से 4.6 लीटर। RV कितना है, 1.1 से 1.2 लीटर। अब इनको ऐड करो, फिर से करके देखो खुद से ऐड। 4 प्लस 1.1 ये आ गया, और 4 प्लस 1.2 ये आ गया। खुद भी कैलकुलेट करके चेक करते जाना। 4 प्लस 1.1 5.1, 4.6 प्लस 1.2 अपर वैल्यू को अपर वैल्यू के साथ, तो ये आ गया 5.8। ये है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। इसके ऊपर कोई भी इंसान नहीं जा सकता इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज और स्टोरेज इन अवर लंग। ठीक है, तो इस चार्ट में मैंने यहां तक मार्क कर दिया था, और मैंने क्या बताया था, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट ऑफ ह्यूमन इज 12 to 16 ब्रेथ पर मिनट। अब एक लास्ट चीज सुनो, नंबर 10, लिखो जरा ये। नंबर 10 है माइन्यूट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। सुनो जरा, पढ़ने में ना ये ऐसे आता है कि माइन्यूट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, एक्चुअली में इसका मतलब है मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। हर एक मिनट में टोटल कितना होता है। तो देखो, पर ब्रेथ हमने लिखा था टीवी, उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ब्रेथ पर मिनट से। भाई हमने पर ब्रेथ देख लिया, इनहेल एक्सहेल हम क्या करते हैं, टीवी। उसको अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो पर मिनट का वॉल्यूम आ जाएगा। पर ब्रेथ 0.5 लीटर था, और नंबर ऑफ ब्रेथ पर मिनट होते हैं 12 to 16 टाइम्स। 12 to 16 टाइम्स पर मिनट का एवरेज 14 ले लो, सो 0.5 लीटर इंटू 14 अप्रॉक्स आ जाएगा
7 लीटर। मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, ये आ गया अप्रॉक्स 7 लीटर। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो अब क्या हुआ, क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन ने पूछा द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट वी इनहेल एंड एक्सहेल विद ईच ब्रेथ इज, तो आंसर टाइडल वॉल्यूम, टीवी। दूसरा सुनो, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट वी कैन इनहेल एंड एक्सहेल पर मिनट, एक मिनट में, उसे कहते हैं मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। कल को पेपर में आपको ऐसे दे सकता है कि इस इंसान का टाइडल वॉल्यूम 0.3 लीटर है और नंबर ऑफ ब्रेथ पर मिनट 20 हो गई हैं, तो इसका मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम निकालो। क्वेश्चन जैसा कहेगा वैसा मानना है। फिर हो सकता है वो इंसान बीमार है, सही नहीं है उसका टाइडल वॉल्यूम और ब्रीदिंग रेट, लेकिन आपको डेफिनेशन तो पता है ना मिनट की। 0.3 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल वॉल्यूम पर मिनट वाला। ठीक है, ये लिखो, पूरा पूरा कैलकुलेशन लिख लो और इसके नीचे लिखो इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, it is the total volume of air that we can inhale or exhale, that we can inhale and exhale. It is the total volume of air that we can inhale and exhale per minute. Total volume of air that we can inhale and exhale per minute, हर एक मिनट में। ठीक, ये हमने अब फिनिश किया पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हाँ जी, देखेंगे यहाँ पर पहली बात, हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, याद रखना है इसे हर एक स्टेप पे। दूसरा, इंसान शो करते हैं नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग और हमारे लंग्स एक तरह के सक्शन पंप हैं, मतलब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके कोई देगा तो हवा खींच लेंगे, हवा छोड़ देंगे, लेकिन खुद से कोई प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लायक नहीं है। अब ये बातें ही क्या शुरू हो गई समझ नहीं आ रहा कि ये सक्शन क्यों लगाना है, कौन क्रिएट करेगा, वही सब हमें समझना है। और हमें समझना है कि ये नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग का मतलब ही क्या होता है। तो फिलहाल हम इस ब्रीदिंग को दो पार्ट्स में स्प्लिट करके पढ़ेंगे। हर एक ब्रेथ में दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक हो रहा है इनहेलेशन जिसे इंस्पायरेशन कहते हैं, दूसरा हो रहा है एक्सहेलेशन जिसे एक्सपायरेशन भी कहते हैं। तो लिखोगे जरा, फिर लिखोगे यहाँ पर एक बार, द नॉर्मल ब्रीदिंग रेट इन ह्यूमंस इज, द नॉर्मल ब्रीदिंग रेट इन ह्यूमंस इज 12 to 16 times per minute, is 12 to 16 times per minute. Next line, human lungs act as suction
पम्प। लिखो सिर्फ, अभी सब समझ आ जाएगा क्या है। ह्यूमन लंग्स एक्ट एज सक्शन पम्प। नेक्स्ट देखो, वी शो नेगेटिव प्रेशर breathing। We show negative pressure breathing। Next, each breath includes two process। Each breath includes two process। So it is number 1 inhalation या inspiration, और number 2 exhalation और expiration। लिख दो इसको पहले। Each normal breath includes two process। नंबर 1 है इनहलेशन या इंस्पायरेशन, और नंबर 2 है एक्सलेशन या एक्सपायरेशन। तो अब एक एक करके समझते हैं इन्हें। लिखो, नंबर 1 इनहलेशन। हाँ जी, समझो, एक रूल है, प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। हवा हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो मान लो, मैं मान के चलती हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 है। मैंने स्टैंडर्ड ले लिया, कंट्रोल ले लिया कि 0 है। अब अगर मुझे अपने लंग्स में हवा पहुंचानी है तो मुझे 0 से कम प्रेशर करना पड़ेगा, तभी तो हवा हाई से लो की तरफ भागेगी। तो अगर बाहर 0 है, मुझे -2, -3, -6 कुछ ऐसा मिलीमीटर ऑफ मर्करी यानी कि प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, सो दैट एयर कैन रश फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है। दूसरी बात, लंग्स ने कहा भाई मैं तो ऐसा कोई प्रेशर क्रिएट कर ही नहीं सकता, मैं तो खींच लूंगा हवा अगर प्रेशर क्रिएट करके दोगे तो। अब याद करो, लंग्स रखे हुए थे थोरैसिक कैविटी में, याद आ रहा है? बेस पर डायफ्राम था, साइड में रिब्स थी, सामने स्टर्नम था और पीछे था वर्टिब्रल कॉलम। याद है, उसमें रखा हुआ था हमारा लंग्स। तो अगर वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी, जिसे रिब केज भी कहते हैं, वो चेंज होगा तो वॉल्यूम की वजह से प्रेशर चेंज होगा, और जो चेंजेस आएंगे आपके थोरैसिक कैविटी में वही सेम चेंजेस आपके लंग्स के अंदर भी आ जाएंगे और हवा हाई से लो प्रेशर में चली जाएगी। ठीक है। तो इनहेलेशन, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा लॉजिकल है, तो हमें समझ करके ही याद रहेगा। इनहेलेशन वो प्रोसेस है जिससे हम एयर इनहेल करते हैं फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर by creating an increase in volume of thoracic cavity and decrease in pressure। मैं प्रेशर डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकती, मैं वॉल्यूम चेंज कर सकती हूँ। तो अगर मैं इस थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा दूं तो मुझे पता है इसका प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम कर दूं तो मैं जानती हूँ प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है।
आपने लिखा नंबर 1 क्या है, इनहलेशन, तो लिखोगे इसके नीचे एक लाइन, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस by which atmospheric air, it is the process by which atmospheric air rushes, भागता है, rushes into our lungs, it is the process by which atmospheric air rushes into our lungs and this occurs due to increase in volume but decrease in pressure of thoracic cavity, या इसको रिब केज भी बोल सकते हैं। मैं रिपीट कर रही हूं, इट इज द प्रोसेस बाय विच atmospheric air rushes into our lungs, by which atmospheric air rushes into our lungs, and this occurs due to increase in volume but decrease in pressure, and this occurs due to increase in volume but decrease in pressure, comma, of thoracic cavity. नेक्स्ट लाइन में लिखना, as the volume and pressure of thoracic cavity changes, as the volume and pressure of thoracic cavity changes, comma, similar changes are observed in our lungs. Similar changes are observed in our lungs. ठीक है, तो अब यहां देखो जरा ध्यान से, मैंने कुछ ऐसा सेटअप बना दिया। इमेजिन करो 3D में, ये थोरैसिक कैविटी है, बेस पर डायफ्राम है, ये साइड में रिब्स ने कवर कर लिया, पूरा ऐसे रिब्स मान लो, ऊपर सामने से स्टर्नम है और पीछे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। इसको ऐसे 3D में इमेजिन कर लो, और ये बीच में रखे हुए हैं लंग्स। ठीक, ये जो डायफ्राम की मसल्स हैं, इन मसल्स को कहते हैं फ्रेनिक मसल्स। क्या कहा मैंने? द मसल्स ऑफ डायफ्राम आर कॉल्ड फ्रेनिक मसल्स। सिर्फ सुनना, जब तक ये मसल्स रिलैक्स्ड हैं, तब तक ये डायफ्राम डोम शेप है। क्या कहा मैंने? जब तक डायफ्राम की फ्रेनिक मसल्स रिलैक्स्ड हैं, तब तक ये डायफ्राम डोम शेप्ड है। वॉल्यूम, प्रेशर सेम रहेगा। लंग्स के अंदर की नहीं बात कर रहे, थोरैसिक कैविटी का। ठीक, व्हेन फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ये ऐसा लगेगा।
हाँ जी, ऑब्जर्व करो, डायफ्राम डोम शेप से खिंच के सीधा हो गया है। अब जरा नोटिस करो दोनों तरफ, ये ऐसे था, अब ऐसे हो गया। दिख रहा है कि वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी, इस कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया है और प्रेशर डिक्रीज हो गया है। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम हुआ, डिक्रीज इन प्रेशर हुआ। प्रेशर यहाँ कम, बाहर ज़्यादा, हवा कहाँ से कहाँ भागेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है, तो अभी आज यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा डिटेल में समझना है। अच्छे से यहाँ तक पढ़ के रखना जिससे कि ये टॉपिक आसानी से समझ आए। ठीक, थैंक यू।